आप में से 90% बच्चे आंसर्स लिखते तो हैं बट कभी मार्क्स नहीं आते। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? बहुत किसी को ये गलत फहमी है कि कंटेंट में इशू है। लेट मी टेल यू, कंटेंट में इशू नहीं है, बिकॉज आप इतने साल से तैयारी कर रहे हो प्लस प्री क्लियर करके ही मीन्स तक पहुंचे हो। तो कंटेंट में इशू नहीं है, इशू आता है उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए, कैसे प्रॉपरली डिमांड एड्रेस करना है, आंसर का स्ट्रक्चर में इशू आता है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना। आई विल टेल यू सारे प्रॉब्लम्स जो आप आंसर राइटिंग में करते हो। देखना, अगर आप कभी भी आंसर लिखे हो ना, आप डेफिनेटली कनेक्ट कर पाओगे। एंड देन एट द एंड आई विल टेल यू जो मैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम एक लॉन्च करने वाली हूँ विच विल हेल्प यू रिजॉल्व ऑल ऑफ दिस, जितने भी आपके ये इश्यूज आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो आंसर राइटिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक है वो है आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है। बहुत कोई बच्चे जो स्टार्टिंग में आंसर्स लिख रहे होते हैं, आप उनका आंसर देखना, यूजुअली क्या होता है, वो ऐसे एकदम पेपर में एक बार क्वेश्चन ये है, आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, ऐसे की तरह पूरा आंसर लिखे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर उनको मन किया, थोड़ा सा उन्होंने कहीं से सुना होगा तो ऐसे ऐसे करके बीच में पैराग्राफ चेंज कर देंगे, बट ऐसे ऐसे की तरह आंसर्स लिख रहे हैं, कोई हेडिंग नहीं, कुछ नहीं। दैट इज रॉन्ग, ये कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो फिर आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या है? बहुत जगह से सुन लोगे कि हर जगह आपको मिल जाएगा, सब कोई बोलेगा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंट्रो होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है। अग्रीड, बट इसके आगे और कौन बताएगा कि ठीक है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो आपने बता दिया, बट इंट्रो कितने लाइंस का होना चाहिए, इंट्रो में कंटेंट क्या होना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये नहीं बताने की वजह से इशू क्या होता है, आप इंट्रो तो लिखते हो पर इंट्रो में लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स एकदम, मतलब आपका ये अगर क्वेश्चन है तो इंट्रो इंट्रो इंट्रो, इतना दूर तक आपका इंट्रो ही चला गया, आधा से ज़्यादा पेज इंट्रो में। कोई क्या करेगा, ये क्वेश्चन है सपोज, ये एक पैराग्राफ इंट्रो का, फिर यहाँ पर इंट्रो, ऐसे करके वो इंट्रो ही चल रहा है उसका, मेन बॉडी तक वो गया ही नहीं है अभी तक, मेन आंसर अभी तक एड्रेस ही नहीं हुआ। यू गेटिंग इट? आधा आधा पेज तक, एंड बहुत कोई स्किप ही कर देते हैं, इंट्रो ही नहीं लिखते। उसके बाद बॉडी में देखो, जब भी आंसर लिख रहे हो, चलो आपने समझ लिया कि हाँ इंट्रो में क्या लिखना है, आपने थोड़ा सा इंट्रो लिखा भी, उसके बाद बॉडी में पहले एक हेडिंग होता है, राइट? पहला बात, जो लोग जान जाते हैं कि हेडिंग लिखना है, अब वो क्या करते हैं, मन मर्जी कुछ भी हेडिंग लिख रहे हैं। कौन बताएगा कौन सा हेडिंग सही है? उस क्वेश्चन के हिसाब से हेडिंग क्या होना चाहिए, ये नहीं बताता है कोई। एंड बॉडी में भी उसको किस तरीके से लिखना है, बहुत कोई लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ लिख देते हैं, आपको मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे। एंड कई बार यू डोंट एड्रेस जो पूछा गया है, आपको जो मन में आता है, आपने जो पढ़ा है, आप बस वो टॉपिक देखें। सपोज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, आपने प्रियम्बल वर्ड देखा, सिग्निफिकेंस गया तेल लेने, आप मन मर्जी प्रियम्बल के बारे में बस लिखने लग जाते हो। बट दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। आंसर राइटिंग ऐसे नहीं होता है। आंसर राइटिंग में आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, उसको कैसे क्या फ्रेम करना है दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी। बट आप पहले जान लो कि आप क्या क्या गलती करते हो। एंड अभी भी देखना, अगर आपने एक दो आंसर्स भी लिखा है, आप जाकर मिला लो इस बात से, आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपको उसमें कम मार्क्स मिले, आप जरूर यही कुछ गलती कर रहे हो। कमिंग टू कंक्लूजन, पता तो चल गया स्ट्रक्चर में, ठीक है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, पर जब कंक्लूजन लिखने जाते हो तो कंक्लूजन खुद आधा पेज का लिख रहे हो, इतना बड़ा कंक्लूजन। या फिर कंक्लूजन में क्या कर रहे हो, जो पूरा आंसर लिखे हो उसी को हेंस ये करके समराइज कर दिया, इतना बड़ा। कोई कोई कंक्लूजन में आकर इक्वेशन या फिर डायग्राम बनाने लगते हैं, या फिर बहुत ही ऐसा नेगेटिव कंक्लूजन देते हैं, या फिर बहुत वेग, जिसका कोई ज्यादा कनेक्शन ही नहीं है क्वेश्चन से। आर यू गेटिंग इट? तो प्रॉब्लम इज, सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन में क्या कंटेंट रहेगा, लिखते कैसे हैं, क्या लिखना चाहिए उसमें, वो पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं पहले बता रही हूं, आप लोगों के पास कंटेंट है, अगर कंटेंट नहीं भी है तो आप लोगों के पास टाइम है कंटेंट बनाने का। लेकिन आपको सीखना क्या है, जो स्किल मैं आपको सिखाने वाली हूं वो है इस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है। मालूम तो चले कि उतने सारे कंटेंट में क्या चीज को छांट के कंक्लूजन में लिखना है। समझ रहे हो? आपका मेन एम आखिर में है क्या? आपका मेन एम है कुछ भी करके हमें इवैल्यूएटर से मार्क्स लेना है, और इवैल्यूएटर से अगर मार्क्स लेना है एग्जाम टाइम पे, तो आपको उनका काम इजी करना होगा। एंड इवैल्यूएटर का काम इजी कैसे होगा कि उसको आंसर में ढूंढना ना पड़े, आंसर का स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर हो, प्रेजेंटेशन एकदम ऐसा हो कि हाँ एकदम पॉइंट वाइज लिख रहे हो, प्रॉपर हेडिंग है, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की, उनको फटाफट दिख जाए, एंड प्रॉपर जो डिमांड पूछा गया वो एड्रेस हो रहा है। इतना ही रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस चीज को करते कैसे हैं ये कोई सही से नहीं बताता। मैं कोई आपको डिफिकल्ट चीजें नहीं बताऊंगी, एकदम बेसिक लेवल से वी विल स्टार्ट। एंड मेरे इस प्रोग्राम से आप याद रखना, आपका एक बेस बन जाएगा, आंसर राइटिंग का बेस। फिर चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, देखो आंसर लिखना तो वही है,
तो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी, चाहे कोई स्टेट पीसीएस या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो कंपेयर टू स्टेट पीसीएस एग्जाम वहां पर, मतलब सॉरी, क्वेश्चंस वहां पे कंपेरेटिवली थोड़ा इजी होंगे, पर स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, स्ट्रक्चर नहीं बदलने वाला। आर यू गेटिंग इट? तो बहुत कोई सोच रहे हो अगर कि नहीं मेरा तो स्टेट पीसीएस है, मैं तो गुजरात पीसीएस देने वाला हूँ, मेरे को क्या काम आएगा, तो नाउ आई विल शो यू द डेमो, जस्ट अ मिनट। उसके बाद बहुत किसी को इशू है मीडियम से। तो देखो अगेन, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आंसर राइटिंग का बेस या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलता। अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं पूरा हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है या गुजराती मीडियम है, पर अगर आप हिंदी समझ रहे हो तो आप आराम से ये आंसर राइटिंग कोर्स लो और समझो इसको कि आंसर लिखते कैसे हैं। एक बार स्ट्रक्चर समझ आ गया तो मीडियम कुछ भी हो आप उसको लिख सकते हो। अगेन ये भी मैं दोनों आपको अभी नीचे एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने वाली हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये मेरी स्टूडेंट है श्रद्धा पांडे, जिन्होंने अभी 70th बीपीएससी में रैंक 1 लाया है। आप इनका बीपीएससी का क्वेश्चन है, देखो ये, ठीक है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा लोक अदालत, ठीक है। आप देखो प्रॉपर इंट्रो, उसके बाद हेडिंग, बॉडी में प्रॉपर पॉइंट वाइज फॉर्मेट में उन्होंने लिखा है पूरा। उसके बाद फिर से सेकंड हेडिंग चैलेंजेस, अगेन पॉइंट वाइज, वे फॉरवर्ड, पॉइंट वाइज, फाइनली कंक्लूजन। दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर? अब बताओ, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी, आंसर राइटिंग का वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? आर यू गेटिंग इट? तो चाहे आप यूपीएससी दो, बीपीएससी दो, कोई भी स्टेट एग्जाम दो, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। बल्कि फॉर अ चेंज अगर कोई बच्चा ये प्लेन प्लेन लिख रहा है तो आप खुद सोच के देखो, अगर उसके में हेडिंग नहीं है प्रॉपर, इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं कर रहा है, क्या फायदा, राइट? तो अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करना होगा। एंड सिर्फ स्ट्रक्चरिंग का बात मैं नहीं कर रही हूँ, कंटेंट को कैसे, कहाँ पे, इंट्रो में क्या क्या लिखना है, दैट आई टेल यू, जिससे आपको मार्क्स मिल सकता है। यू गेटिंग इट? नाउ मीडियम वाला जिनको डाउट था, आप सब रवि सियाग सर को जानते हैं, राइट? यूपीएससी के रैंकर हैं वो। तो ये देखो हिंदी मीडियम का उनका आंसर है, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, देखो इंट्रो, ये देखो बॉडी, देखो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में वो आंसर लिख रहे हैं विथ हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, फिर पॉइंट वाइज आंसर दिख रहा है आपको, फाइनली कंक्लूजन। तो मीडियम चाहे कुछ भी हो, तरीका नहीं बदलने वाला, बेस वही रहने वाला है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है पूछा गया, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, कुछ बिल के बारे में पूछा गया, तो इंट्रो में इन्होंने जो भी लिखा है यही मैं आपको समझाऊंगी। कंक्लूजन में जैसे कंक्लूड किए, ये सब तरीका मैं आपको समझाऊंगी। एक बार आपको पता चल गया क्या लिखना है तो कोई भी भाषा में हो आप उसको लिखना, राइट? फ्रेम तो करने जानोगे ना फिर। एंड एक डिस्क्लेमर, जिन लोगों को लग रहा है कि ये टेस्ट सीरीज है जहां पर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, मॉडल आंसर दूंगी, आप आंसर्स लिखोगे, मैं इवैल्यूएट करूंगी, तो नहीं, ये कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। ये एक आंसर राइटिंग स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम है, जिसमें मैं आपको प्रॉपर बेसिक से, मतलब एकदम सोच लो ऐसा, अगर आपने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर बेसिक से लेकर पूरे टॉपर लेवल का वो लोग कैसे आंसर लिखते हैं वो पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए। एक बार ये सीख गए उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, कंटेंट याद करना है। अब मैं आती हूँ डिलीवरेबल्स के बारे में, उसके बाद आई टेल यू अबाउट द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में क्या है कि क्या क्या मैं पढ़ाऊंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू, आई टेल यू द स्ट्रक्चर, कि आंसर लिखना कैसे। स्ट्रक्चर के बाद ओवरऑल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब अगेन कि स्ट्रक्चर तो चलो बहुत बार पता चल जाता है आप लोगों को, लेकिन उस हर एक पॉइंट पे कहाँ पे क्या लिखना है। अगर आप इंट्रो लिख रहे हो तो रैंडम इंट्रो नहीं लिखना होता है, उसका भी एक तरीका होता है। कंक्लूजन लिख रहे हो तो उसका भी कुछ तरीका होता है, दैट आई टेल यू। उसके बाद जो डायरेक्टिव कीवर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई समझता नहीं है, बहुत कोई इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट ये जो वर्ड्स होते हैं ना, क्रिटिकली इवैल्यूएट, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन इसके वजह से आपका आंसर का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है आंसर राइटिंग में, ये आप नहीं सीख पाते हो, या कोई बताता भी है ना तो ऊपर ऊपर से बताता है, एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि लिखना कैसे एग्जाम टाइम पे। दैट आई विल एक्सप्लेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस विल बी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि कैसे हम, देखो मैं बोल रही हूँ कि जब भी आंसर लिखना है तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं, पर वो पॉइंट्स बोलने का ऐसे बोल देते हैं, पढ़े तो हम गिन के 2-4 ही रहते हैं। अब ये 2-4 पॉइंट्स को हम 7-8 पॉइंट्स बनाएं कैसे ताकि हमें मार्क्स मिले, दैट इज थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग। समझ में आया? दैट आई विल टेल यू। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो कई बार क्या होता है, आप आंसर लिखते हो फिर आप ढूंढते रहते हो कोई कोई कोचिंग वाला या कहीं भी कोई जो आपका आंसर चेक कर दे, बट
वाई नॉट मेक यू कैपेबल कि आंसर लिखो खुद और 1-2 घंटे बाद अपना आंसर आप खुद चेक करो, एंड वो होगा थ्रू आर्ट ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, दैट आई विल टीच यू। कि जब खुद आंसर लिखे, देखो उसी टाइम आंसर लिखे, अपना आंसर बेस्ट ही लगता है सबको, उस टाइम पे नहीं इवेलुएट कर पाओगे। 1-2 घंटे बाद थोड़ा फ्री माइंड से घूम फिर के आओ एंड उसके बाद सेल्फ इवेलुएट करो खुद का आंसर, यू विल नो एग्जैक्टली आपने क्या क्या छोड़ा है। दिस आई विल टीच यू। एंड जब ये पूरा बेसिक, जिन्होंने कभी आंसर नहीं लिखा है, जब आप वो सब सीख जाओगे, उसके बाद विल जंप इन टू द एडवांस्ड लेवल, दैट इज ब्राउनी पॉइंट्स। मेरे पूरे कोर्स का सबसे बड़ा यूएसपी इज दिस ब्राउनी पॉइंट्स। ये ब्राउनी पॉइंट्स वो सारे डेटा, फैक्ट्स और वो सारी चीज़ें होंगे दैट आई विल टेल यू। जब आप एक सिंपल सा आंसर लिख रहे हो ना, उस आंसर में आप इस ब्राउनी पॉइंट को ऐड करना एंड आपका आंसर विल बी इक्विवेलेंट टू टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स के आंसर जाके आप देख लेना, टॉपर के आंसर और नॉर्मल लोगों के आंसर में डिफरेंस इसी ब्राउनी पॉइंट का होता है, विच आई विल टेल यू। हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं, हर एक इंट्रो और हर एक चीज़ के लिए आई विल टेल यू, डोंट वरी। हर सेक्शंस के लिए आई विल टेल यू, आपको बस उसको इंप्लीमेंट करना है, नोट डाउन करके रखना है। फाइनली इतना सब कुछ बता रही हूँ, जो मैंने बताया है उन सब का प्रूफ दूंगी मैं आपको वाया टॉपर्स कॉपी। विल डू टॉपर्स कॉपी एनालिसिस एज वेल। एंड इसके बाद अगर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा एंड आप लोग प्रॉपरली पार्टिसिपेट करते हो, तो ये जो कोर्स जो 7-8 दिन का एक्चुअल में होने का है, व्हाट आई डू इज आई एक्सटेंड इट और 2-3 दिन, एंड उस 2-3 दिन में आई टेक सम बोनस सेशंस, जो कि सरप्राइज होगा, विच आई वोंट टेल यू नाउ। उस टाइम पे हम कुछ और इसमें ऐड ऑन करेंगे। बट आई होप बहुत क्लियर है कि एक्चुअल में इस प्रोग्राम का एम क्या है। मुझे कोई वो नहीं चाहिए, कोई सोचे कि ये आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज है या कुछ है, ये कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। डिलीवरेबल्स यही हैं। एंड और एक चीज़, बहुत कोई को लग रहा होगा अबाउट एथिक्स एंड ऑल, तो लेट मी टेल यू, ये जो आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क है ये GS1, GS2, GS3 में काम करता है। एथिक्स के लिए आंसर राइटिंग का थोड़ा स्ट्रक्चर ही अलग होता है, उसमें केस स्टडी एंड ऑल सब चीज़ भी आते हैं। एंड एथिक्स सारे मतलब स्टेट PCS और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता भी नहीं है, सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है। तो इसीलिए एथिक्स को इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है। उसके लिए अप्रोच, उसका तरीका बहुत अलग है, वो पूरा डिफरेंटली अलग में हैंडल होगा। ठीक है, तो ये फाइनली डिलीवरेबल्स हैं। एंड दिस इज माई आंसर राइटिंग प्रोग्राम नेम्ड एज आंसर राइटिंग सिंप्लीफाइड बाय स्मृति, विथ एन एम कि आपके उस ब्लैंक पेज में कैसे आपको मैं इतना बेस्ट आंसर लिखवाऊं कि फाइनली यू गेट अ रैंक, जस्ट लाइक श्रद्धा डिड। जितना भी आपका फियर है आंसर राइटिंग का, ट्रस्ट मी, ये मेरी गारंटी है कि वो आपका हट जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोग्राम। नाउ कमिंग टू द कॉस्ट। मार्केट में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आई नो यू विल ऑल अग्री, वो सब 4-5 हज़ार से कम के हैं ही नहीं, राइट? ये तो बस स्टार्टिंग प्राइस है, उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा है। बट जस्ट टू मेक श्योर कि जितने सीरियस एस्पायरेंट्स हैं हर कोई इस चीज़ को एक्सेस कर सके, आई एम लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम एट 799। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी कोर्स कर रहे हो, दिस इज़ नॉट दैट बिग अमाउंट कि आप इसे ले ना सको। एंड ट्रस्ट मी, आपके कोई भी कोर्स हो, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो या आप ऑलरेडी कोई आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज या कुछ ज्वाइन कर चुके हो, दिस विल बी एन एड ऑन। यह आपको एज देगा बाकी सबसे, जिसमें मेरा एम मेनली है कि ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख जाओ, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, फ्रेमवर्क हो, कुछ भी हो आंसर राइटिंग का। और ये जो फियर है ना कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखे, वो चीज़ आपके दिमाग से हट जाए। एंड आई गारंटी यू दैट कि कुछ पैसे आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, यू विल लर्न दिस एंड ट्रस्ट मी। इसके बाद अच्छा, और एक चीज़, बहुत किसी को डाउट होता है कि वो 7 से 8 मिनट्स में प्रॉपर आंसर कैसे लिखें। अगर आपको भी ये डाउट है कि 7-8 मिनट में कोई भी जो 10 मार्क क्वेश्चंस होता है वो फटाक से आंसर कैसे लिखते हैं, तो देखो उसके लिए द थिंग इज, उसके लिए कंटेंट बहुत ज़रूरी है। एंड क्योंकि मुझे ऐसा, मैं एज्यूम करी कि आप सब अभी थोड़े बेसिक लेवल पे हो, तो अभी इनिशियली अगर आप सोचोगे कि इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बाद आप 7-8 मिनट में आंसर लिख लोगे, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आज स्ट्रक्चर सीखोगे, कंटेंट और प्रैक्टिस के साथ ही आप ये कर सकते हो। जिसके लिए एक एड ऑन मैं ये बोल सकती हूँ कि जब कभी भी आप लोगों का मेंस आने वाला होगा, राइट, ये तो आप अभी से इनिशियली कर रहे हो तैयारी, बट जब भी आपका मेंस आने वाला हो, कोई अगर है जो मेंस 2026 अभी का दे रहा है UPSC का या BPSC या कोई भी, जब भी आपका मेंस आने वाला हो उसके 1 मंथ पहले, अराउंड 1 मंथ पहले, अगर आपका कंटेंट अच्छे से रेडी हो चुका है, आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो, तो आप मुझे बोलना, मैं खुद बैठ के आपको लाइव सिखाऊंगी कि आपको स्पीड में आंसर्स कैसे लिखने। 2 से 3 सेशन लगेंगे मैक्स टू मैक्स। 2 से 3 सेशन में मैं गारंटी ले रही हूँ कि आप आराम से एक आंसर लिख पाओगे विद इन 7 to 8 मिनट्स, वो भी एवरेज नहीं, अबव एवरेज।
अच्छा खासा आंसर। तो टाइमिंग का बिल्कुल मत सोचना। टाइमिंग का इशू सिर्फ जब तक कंटेंट और प्रैक्टिस नहीं है तब तक हो रहा है, कि ये आप टेंशन मत लो। ये बाद में आपको जब भी नीड हो, जब भी आप मेंस लिख रहे हो, आप मुझे उसके टाइम पे बोलना कि हाँ मैम मेरा कंटेंट रेडी, आप करवा दो, 2-3 सेशन लाइव लूँगी, आपका हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ब्राउनी पॉइंट्स में बहुत सारे फैक्ट्स जो चाहिए होते हैं, आई ऑल्सो गिव, अभी इसी सेशन में आई गिव यू अ फैक्ट शीट जो कि इतना इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आप अभी के मेंस में या आने वाले कभी भी मेंस में, अभी रिसेंट वाले में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो डोंट वरी ऑन दैट। है अभी टाइम, आप लोग डिसाइड कर लो। ये जो प्रोग्राम है विल स्टार्ट इट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी स्टडिंग।